बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपके शहर से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और जहाँ तक सिंध हाउस का मामला है, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से जितने भी नाम लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबरें सच्ची साबित हुई। आपने जितने नाम दिए, आज वही लोग बाहर निकले हैं और इनके जो ज़मीर जागे हैं, ज़मीरों को जगा कर ये ख़ुद भी जाग गए हैं। पाकिस्तान की अवाम के सामने इन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, सहारा लिया पाकिस्तान के मीडिया का, और कुछ मखसूस लोग वहाँ पर गए और उनको इंटरव्यूज़ दिए गए। और हैरत हुई मुझे कि वहाँ पर तारड़ साहब भी थे नून लीग के, और फिर इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने बाकायदा बताया कि ये देखें, ये लोग बैठे हुए हैं, ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। एक तो राय साहब, यहाँ पर राजा रियाज का जो इंटरव्यू था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वही साहब हैं जो पहले हुकूमत में थे तो सब कुछ अच्छा था, एकदम से इनका ज़मीर जाग गया, इन्हें आज महंगाई नज़र आ रही है। पहले शायद इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही थी। तरीन साहब के ग्रुप के साथ खड़े थे, मुज़ाकरात होते रहे, उस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया, आज ये इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। फिर और भी बहुत सारे लोग हैं सिंध से भी, एक लंबी लिस्ट इनकी तो नहीं है, लेकिन जितने 30, 23, 12 लोगों के नाम जो लिए जा रहे थे, उनमें से हुकूमत ये कहती है कि 8 लोग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा। बोरियों की बात की जा रही है कि नोट वहाँ पर मौजूद हैं, और राजा रियाज साहब तो ये कहते हैं कि 24 MNAs उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें 24 तो नज़र नहीं आए। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वहाँ पर कितने MNAs मौजूद थे। फिर इनकी हिफाजत के लिए सिंध से पुलिस को, जो कमांडोज़ हैं उनके पुलिस के, उनको बुलाया गया। ये भी पिक्चर्स जो हैं वो जैदी साहब, अली जैदी साहब तो शेयर कर रहे हैं, उन्होंने ख़त भी लिखा, लेकिन हमने 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले भी ये बताई बात कि ये सब कुछ होने जा रहा है और सिंध हाउस जो है वो मरकज़ रहेगा। 25 मार्च ऑब्वियसली तहरीक एतमाद पेश होगी। 21 मार्च को असम्बली का सेशन जो है वो बुला लिया गया है, और गवर्नर राज की बाज़गश्त भी है। राय साहब, इस पर मैं तफसील से बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले राय साहब हमें ये समझाएं कि इस वक्त ख़बरें क्या हैं हुकूमत के जाने के हवाले से। खान साहब का मोराल क्या है? 3 लोग आज आए हुकूमती, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो भी गई तो फिर खान साहब और उनकी टीम मुकाबला करेगी और वापस हम आएंगे, क्योंकि आवाम का जो रिलेशन है खान साहब के साथ वो बहुत मजबूत है, वर्कर्स चार्ज अप हैं, और ये एक बाकायदा हमें एक तासुर मिला। जी राय साहब। देखिए, सिंध हाउस से तो आज वोट को इज़्ज़त दो का जनाजा निकला है। आइन की बालादस्ती का ये जो विरद करते थे, तो आइन की बालादस्ती का सिंध हाउस से जनाजा निकला है, और यहाँ से जो अरकान कौमी असम्बली बरामद हुए हैं, ये कुछ सीधे हाथ बरामद नहीं हुए। इसके पीछे एक घिनौना खेल है, क्योंकि हुकूमत को इंटेलिजेंस ज़राए से ये खबर मिल गई थी कि 12 अरकान कम से कम ऐसे हैं जिनकी सर्विलेंस की गई थी, जिनके अजीज़ो अकारिब की सर्विलेंस की गई थी, जिनके दोस्तों की सर्विलेंस की गई थी, और फिर पता ये चला था कि ये 12 अरकान अपने घरों से गायब हैं। ये अपने अजीज़ो अकारिब के साथ भी राब्ते में नहीं थे और अपने दोस्तों के साथ भी राब्ते में नहीं थे। इनमें से कुछ अरकान ऐसे थे जिन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी तब्दील किए। उसके बाद जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुकूमत को कि इन अरकान को छुपाया गया है सिंध हाउस में, इस्लामाबाद का जो सिंध हाउस है। अब ये रेड जोन में वाक़ है सिंध हाउस, और चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इसलिए सिंध हाउस का कंट्रोल पीपल्स पार्टी के पास होता है। इसी रेड जोन में KP हाउस भी है, इसी रेड जोन में पंजाब हाउस भी है, और पंजाब हाउस का ज़ाहिर है कि जो कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत के पास, और KP हाउस का कंट्रोल इसी तरह KP हुकूमत के पास होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि PTI के अरकान को ख़रीद कर, उनकी बोलियाँ लगा कर, और हुकूमत के पास ठोस शवाहिद हैं कि 14 करोड़ रुपए से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की बोली लगी है।
राजा रियाज को 24 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं और मुस्लिम लीग नून का टिकट भी तहरीरी यकीन दहानी की सूरत में उन्हें कहा गया है कि हम टिकट देंगे, और दूसरी जानिब राजा रियाज से तहरीरी यकीन दहानी ली गई है। एक पेपर के ऊपर दस्तखत करवाए गए हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, ताकि अगर कल राजा रियाज को पैचअप कर लेते हैं हुकूमत के साथ तो उनको ब्लैकमेल किया जाए कि ये देखें आपके सिग्नेचर मौजूद थे और आपने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देने की हामी भरी थी। फंस गए हैं, इसी तरह सब फंस गए हैं ये जी, फंसा लिया गया ना। जाहिर है कि जब आप अपने आप को फ़रोग करते हैं तो फिर आप ख़रीदने वाले की जो शराइत हैं उन शराइत के ऊपर अपने आप को फ़रोग करते हैं, फिर आपको ख़रीदने वाले की शराइत तमाम माननी पड़ती हैं। इसी तरह जो दीगर अरकान यहाँ पर मौजूद थे उनकी भी बोलियाँ लगी हैं, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि एग्जैक्ट जो हुकूमती ज़राए से हमारे पास रिपोर्ट पहुँची है कि इनकी कितनी कितनी बोलियाँ लगी हैं। इनमें तो एक मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली हैं अहमद हुसैन, इनको 22 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा गया है। बासित सुल्तान जो है उनको 19 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा गया है, इनसे भी तहरीरी यकीन दहानी हासिल की गई है। नूर आलम खान के साथ एक इनडायरेक्ट सौदाबाजी हुई है और इस खरीदो फ़रोख के नतीजे में वो भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। इसी तरह जो रमेश कुमार हैं PTI के रुकने कौमी असम्बली, उनको 17 करोड़ रुपए दिए गए हैं और रमेश कुमार ने भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाई है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। राना कासिम नून, उनको उनके एक करीबी रिश्तेदार के ज़रिए 17 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पहुँचाई गई है। इनसे भी पेपर्स पर दस्तखत करवाए गए हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। और जो रियाज मज़ारी हैं उनको उनके एक दोस्त के अकाउंट में 19 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं, और ये तय पाया है कि 3 माह के बाद उनके दोस्त के अकाउंट से ये रकम फिर रियाज मज़ारी के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। इसी तरह रुकने कौमी असम्बली हैं गफ़ार भट्टू, उनके साथ 14 करोड़ रुपए में ये डील हुई है जो हुकूमती रिपोर्ट है, और हुकूमती रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, और उनसे भी तहरीरी यकीन दहानी हासिल की गई है कि आपने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देना है। और नुज़रत पठान और वजिया कमर, इनको भी 14 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया और उसके बाद इनको इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। इनके जो तमाम राब्ते थे हुकूमत के साथ उनको मुनक़ता करवा दिया गया। अब इन तमाम के दस्तखत मौजूद हैं पेपर्स के ऊपर कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, यानी इनको एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से ख़रीदा भी गया, और जिस तरह एक बॉन्डेड लेबर होती है इस तरीके से इनको अब इन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए इनके दस्तखत किए हुए पेपर्स भी अपने पास रखे हुए हैं, ताकि अगर हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है या हुकूमत के साथ ये पैचअप करते हैं तो फिर वो कागज़ लहराए जाएँ कि देखें इन्होंने हमें तहरीक अदम एतमाद की हमायत की यकीन दहानी करवाई थी। तो इस लेवल का ये खेल खेला गया। लेकिन जो सर्विलेंस की गई सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेबल पर रिपोर्ट भी पहुंचाई गई कि किस तरीके से यहाँ पर फिर सिंध पुलिस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक पैरा बिठाया गया। और ये फिर राज इस तरह से खुला हाशमी साहब कि एक तो यहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन उनकी जो मीडिया टॉक्स थी वो सिंध हाउस से इन्होंने मुंतकिल कर दी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में। फिर यहाँ पर गैर मुतल्लका लोगों से मुराद है कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली नहीं थे जिनको ख़रीदा गया था, उनके अलावा दीगर लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया। आम तौर पर पंजाब हाउस आप जाएँ, सियासी लोग जाते रहते हैं, सियासी कारकुन भी जाते रहते हैं, सिंध हाउस में भी रौनक लगी रहती है, लेकिन तमाम लोगों का दाखिला बंद किया गया। उसके बाद ज़ाहिर है कि मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है IB, ये बड़ी फ़ाल एजेंसी है, सिविल हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ यहाँ पर PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, बल्कि सिंध पुलिस की खिदमात दी गई हैं यहाँ पे पहरेदारी के लिए। तो इस लेवल का ये खेल खेला गया है। यानी मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो छांगा मांगा मंडी लगाई गई थी वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त की, उसका भी रिकॉर्ड अब सिंध हाउस इस्लामाबाद में ये तोड़ा गया है, और ये कभी भी सामने ना आते। ये जो इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं ये इस वजह से दिए हैं कि जब हुकूमत ने कहा कि हम यहाँ पर एक्शन करेंगे कि इन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से
यहाँ पे लोगों को यरगमाल बना रखा है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को, तो फिर उस एक्शन से बचने के लिए इन्होंने ये प्लान किया कि हम इस तरह करते हैं कि इनके इंटरव्यूज़ करवाते हैं और उन इंटरव्यूज़ में हम ये कहलवाएंगे इनसे कि ये अपनी मर्ज़ी और मंशा से यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हम बयानात भी दिलवाएंगे। तो ये पूरा एक प्लान के साथ फिर मीडिया के ऊपर आए। लेकिन इसमें हाशमी साहब अब बहुत अहम बात यह है कि कैमरों के सामने इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। नवाब शेर बसेर के मुतल्लिक भी हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अगरचे उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो सस्पिशियस करैक्टर हैं और वो देख लें कि नवाब शेर बसेर भी इन्हीं लोटों में से बरामद हुए हैं और अब वो कहते हैं कि मैं तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दूंगा। लेकिन अब चूंकि इन्होंने कैमरों के सामने ये कह दिया है, कैमरों के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, तो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होकर आने वाले लोग अगर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे तो आइन इस मामले पर बड़ा क्लियर है कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है। राय साहब, अब ये फैसला किया, आइन पहले भी बड़ा क्लियर था। नोट लेते हुए, डील करते हुए गिलानी साहब के बरखुरदार नजर आए थे। आइन उससे भी बड़ा क्लियर था, कुछ नहीं होना इस मुल्क में। जी हाँ, कम से कम आइन के तहत जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास आइनी इस्तेहकाक है वो अपनी तरफ से तो इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी जानिब से तो हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन में इनकी नाअहली के लिए रेफरेंस भी भेजे जा सकते हैं। नंबर 1 आइनी इस्तेहकाक है। नंबर 2 ये भी आइनी इस्तेहकाक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कि वो अब स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दें कि अगर ये लोग तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डालें तो फिर इनके वोट को शुमार ही ना किया जाए। यानी ये बेशक चले जाएं, ये तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट भी डाल दें तो इन वोट्स को शुमार ना किया जाए और फिर अल्टीमेटली जो डिवीज़न के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो वोटिंग होनी है वो डिवीज़न के ज़रिए होगी। यानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक़ में होंगे वो लोग एक तरफ हो जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे वो लॉबी की दूसरी साइड पे हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 172 का जो फिगर है ये पूरा करना ऑपोजिशन ने है। ऑपोजिशन ने 172 अरकान दिखाने हैं। तो अगर इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है या स्पीकर कौमी असम्बली जो उनके पास आइनी इस्तेहकाक है कि इनके वोटों को वो काउंट नहीं करते, तो फिर एक बड़ा चैलेंज होगा ऑपोजिशन के लिए 172 का फिगर पूरा करना उस सूरत हाल में कि अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं। अब क्या इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, वो एक बड़ा सवाल इसलिए है कि इन लोगों को सामने लाकर अब एक खेल ये भी खेला गया है कि इत्तेहादियों को ये पैगाम दिया गया है कि आपके बगैर भी तकरीबन हमारे नंबर पूरे हो जाने हैं, तो आप अगर हमारे साथ मिल जाएं तो आप कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लेंगे और अगर आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे तो हम अदरवाइज़ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे। लेकिन जितने लोग अब तक ये सिंध हाउस से बरामद हुए हैं, जाहिर है कि इनके वोट तो अब हुकूमत बिल्कुल अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनके वोट काउंट करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हुकूमत अभी भी पुरुमीद है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे और लीगल ग्राउंड्स पे वो इस तहरीक अदम एतमाद को नॉकआउट करवाने में कामयाब हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब ये सिंध हाउस से ये अरकान कौमी असम्बली सामने आए मीडिया के, तो उसके बाद एक इजलास भी चेयर किया। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम जो हैं और अटॉर्नी जनरल उस इजलास में शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कानूनी ब्रीफिंग भी दी गई और वज़ीर कानून के मुताबिक जो उन्होंने ब्रीफिंग दी उसमें स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़त के बाद जो कि वो पार्टी हेड के तौर पर लिखेंगे तो फिर स्पीकर के पास ये आइनी अख्तियार होगा कि वो इनके वोट ही काउंट ना करे। और अगर इन लोटों के वोट काउंट नहीं होंगे तो फिर 172 अरकान पूरे करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा अनलेस अनटिल इत्तेहादी जमातें अगर अपोजिशन के साथ खड़ी नहीं होगी। ये आपने जो अगर कहा है ना, ये अगर को कन्वर्ट करना रियलिटी में, राय साहब जब आप अपोजिशन की बात सुनते हैं या जो उनके वकील हैं वो ये कहते हैं कि ये इस तरह नहीं होता, आपको पहले वोट ये कास्ट करेंगे, अपना वोट देंगे, उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। कन्फ्यूजन तो राय साहब मौजूद है। आपको लगता है कि ये मामला कहीं और जा रहा है, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर शोर शराबा होगा, स्पीकर कहेंगे जनाब इनके वोट काउंट नहीं होंगे और फिर उसके बाद वो फैसला सुनाकर चले जाएंगे? देखिए, मामला तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि जब स्पीकर कौमी असम्बली इनको
वोट डालने से रोकेंगे या इनके वोट काउंट नहीं करेंगे, तो फिर ऑपोजिशन इस मामले को चैलेंज करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो मुझे लगता ये है कि वो मामला हुकूमत की फेवर में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगी कि क्या इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है या नहीं लगती। क्या इससे पहले जो आइन में तरमीम की गई थी उसमें हॉर्स ट्रेडिंग को आइन के तहत ममनू करार दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो फिर ऑपोजिशन के जो वकील होंगे उनसे ये सवाल भी होगा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग को ममनू करार दिया गया था तो फिर उसी हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए कैसे हटाया जा सकता है। ज़ाहिर है इस किस्म के क्वेश्चन होंगे तो अपोजिशन को फिर उन सवालों के जवाबात देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी पेचीदा किस्म की कानूनी जंग होगी अपोजिशन के लिए भी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हुकूमत की फेवर में होगा, क्योंकि ये तो बड़ी बात अजीब सी है कि आप ये कहें कि गैर आइनी काम है अगर तहरीक इंसाफ के अपने अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, आप इसको गैर आइनी भी मान रहे हैं। इस गैर आइनी काम के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को आप रुखसत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में इस पर कार्रवाई भी होगी। तो जब एक जुर्म हो रहा है उस जुर्म की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर को रुखसत कर रहे हैं, बाद में उस जुर्म की बुनियाद पर आप सजाएं देकर उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगाकर उनको नहल भी कर रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की रुखसती कैसे जायज़ हो सकती है, वो कैसे कानूनी तौर पर जायज़ हो सकती है। तो ये एक बड़ा कानूनी और टेक्निकल नुकता है। जैसा बड़ा क्लियर आपकी बातों से ना एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई और मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को पता चले। और ये बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है, कानून राय साहब इसलिए बनाया जाता है कि कोई जुर्म ना हो, ठीक है। कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर खौफ रहे, इसलिए कानून बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि लोग जुर्म करें और फिर बाद में जो है, हालांकि होता है ऐसा ही है, जुर्म करके सज़ा दी जाती है। इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब कि जब ये मामला अदालत में जाएगा, ठीक है, हुकूमत का ये लायामल है, कुछ सीट्स खाली हो जाएंगी। जिन लोगों के ऊपर डिफेक्शन क्लॉ उनको घर भेज दिया जाएगा या फिर वो सीटें खाली हो जाएंगी, जिसको इलेक्शन कमीशन नोटिस देगा कि जनाब ये सीटें जो है खाली हो गई, अब इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। उस सूरत में भी तो राय साहब नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने भी लोगों के ख़िलाफ़ ये आएगा नंबर्स ड्रॉप करेंगे। फिर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि ये नंबर जिसके ऊपर हुकूमत खड़ी है और जो जिनके ऊपर ये गवर्नमेंट बेस कर रही है वो नीचे जाएंगे, तो फिर उस सूरत हाल में भी तो फ़ायदा जो है वो अपोजिशन को ही होगा। नहीं, एक तो अगर तहरीक अदम एतमाद दोबारा ये ले भी आते हैं तो तब भी अपोजिशन को 172 नंबर पूरे करने होंगे। अपोजिशन को 172 नंबर तब भी पूरे करने होंगे। गवर्नमेंट जिस वजह से बनी है वो नंबर ज़्यादा हैं, अपोजिशन से ज़्यादा हैं। जब लोग अगर वो उन सीट्स को नल एंड वाइट कर दिया गया, इनको डी सीट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, वो सीटें खाली हो जाएंगी, फिर वहाँ पे इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर भी तो सीटें खाली होगी, नंबर्स कम हो गए हुकूमत के। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में ज़ाहिर है कि अभी यू नेवर नो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो आप एतमाद के वोट की गालबन बात कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर लेना पड़ा तो वो 172 नंबर अपना कैसे पूरा करेंगे अगर ये लोग डी सीट हो गए, और जब तक ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उस वक्त तक वो एतमाद का वोट कैसे लेंगे। एक तो एतमाद का वोट लेना जो है वो सिर्फ सदर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, ये सदर का अख्तियार है। तो सदर तो जाहिर है कि इस वक्त वफाक की अलामत होता है, लेकिन सबको पता है कि जैसे इससे पहले सदर ममनून हुसैन थे तो उनका ताल्लुक उनकी एसोसिएशन नून लीग के साथ थी, ऐसे ही सदर आरिफ अलवी की एसोसिएशन तहरीक इंसाफ के साथ है। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी ऐसे मौके पे जब उनको पता हो कि हमारे लिए एतमाद का वोट लेना इस वक्त मुश्किल होगा, तो वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इस वक्त एतमाद का वोट लें जब तक वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद दोबारा से सीट्स पीटीआई के पास नहीं आ जाती। तो इसलिए एतमाद का वोट लेने पर आइनी तौर पर अपोजिशन मजबूर नहीं कर सकती प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। ये तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा जमा करा चुके हैं, एक मरतबा इसके ऊपर इजलास हो जाएगा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकआउट होगी तो फिर समझ लें कि ये 3-4 महीने के लिए कम से कम ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और अगर डिफेक्शन क्लॉजेस लगती हैं ठीक है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के ऊपर और उनको नाहल किया जाता है, तो फिर जाहिर है कि उन नशिस्तों पर फिर ज़िमनी इंतखाब होगा
और फिर ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर डिपेंड करेगा कि हुकूमत के पास अपनी अक्सरियत उनकी बरकरार है या नहीं है। राज साहब, दूसरी जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर राज के हवाले से शेख रशीद साहब पेश हुए कानून की किताब लेकर। आइन उनके हाथ में था जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास गए, फ़ारूक नसीम साहब से मिलकर गए थे और उन्होंने उस मीटिंग के अंदर कहा कि गवर्नर राज मसले का हल है। आपको लगता है गवर्नर राज मसले का हल है? शेख साहब चले गए, उनके दिल में ख्याल आ रहा था और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अगर कुछ ख़राब हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हूँ, उन्होंने ये कहा। और मैं आपसे डिमांड करता हूँ, मेरी ये सजेशन है, मेरी ये प्रपोज़ल है। और कल शायद वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से दोबारा मिल रहे हैं। जब ये कहा गया, खान साहब खामोश रहे और फिर बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल मुनासिब है, आपके पास क्या खबर है? सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वकला की टीम के साथ, आइनी माहिरीन के साथ बैठ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी मशवरा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, वफाक की तरफ से, खान साहब की तरफ से गवर्नर राज की कोई सजेशन दी जाती है, इशारा दिया जाता है या किया जाता है, तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली कर सकती है? राज साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं गवर्नर राज की, ऐसा लग रहा है कि मुल्क के अंदर शायद खाना जंगी होने जा रही है और रियासत सिंध, रियासत पंजाब और इन लोगों ने मुल्क को जो है एक नज़रियाती तौर पर अलग कर दिया, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ हदफ है कि खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। कौमी हुकूमत बनाना इनको गवारा होगा, खान साहब गवारा नहीं है। ये गवर्नर राज की जो बात हो रही है, राज साहब क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? देखिए, वफाक के पास ये अख्तियार तो होता है कि वो सूबों में गवर्नर राज लगा सकता है और 101 इसकी वजूहत हो सकती हैं। हमें याद है कि आसिफ अली जरदारी के दौर में पंजाब में इन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया था, आपको याद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ 2009 में, जी हाँ, 2008 से 2013 तक की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया था और बड़े ये तिलमिलाए थे। 1951 और 1988 में भी इससे पहले लग चुका है। जी हाँ, तो गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन तो इनके पास मौजूद है, हुकूमत के पास, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत ये इकदाम करेगी, क्योंकि अगर हुकूमत ये इकदाम करेगी तो हो सकता है कि ये अदालतों में चैलेंज हो जाए और स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। अच्छा। और अगर ये स्ट्राइक डाउन हुआ तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी धचका होगा। तो इस वजह से हुकूमत बहुत ही केयरफुली अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ मशावरत करने के बाद ही इतना कोई एक्सट्रीम स्टेप लेगी। लेकिन अगर आप असूलन बात करें और अगर आप अखलाकी तौर पर बात करें तो जो कुछ सिंध हुकूमत ने, यानी पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान है, तो वहाँ पे गवर्नर राज तो लगना चाहिए। यानी अगर आप अखलाकी बात करें और जिस किस्म के गैर जमहूरी हथकंडे पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं तो उसके बाद लगना तो चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगी, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये फ़ैसला वफाक का स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है और अगर ये स्ट्राइक डाउन हुआ तो फिर हुकूमत को एक सियासी धचका लगेगा। अच्छा हाशमी साहब, इत्तेहादियों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताएं कि मोनिस इलाही किस ख़ास मिशन पर लंदन पहुँचे हैं, किस किस्म की उनकी मुलाकातें होनी हैं? सिर्फ जहांगीर तरीन से मुलाकातें होनी हैं या कोई मियां नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हो रही है? क्योंकि जैसे ही ये सिंध हाउस वाला मामला सामने आया है और काफ लीग ने भी देखा है कि कुछ अरकान अब अपीयर हो गए हैं, आ गए हैं सामने, तो शायद अब वो भी आखिरी बारगेनिंग के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकातें वगैरह करें और उनको कुछ मिल जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो चौधरी परवेज़ इलाही को वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है। राज साहब, कल के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, परवेज़ इलाही की और शहबाज शरीफ की मुलाकात तय हो गई है और अब ये मुलाकात होने जा रही है। अब आप देखें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप कहते हैं नुक्ते से नुक्ता मिलाए हैं। मोनिस इलाही साहब लंदन आ गए हैं और ये खबर मैंने ही ब्रेक की यहाँ से कि मोनिस इलाही इज़ हियर और वो आए, बैठकर चले गए और फिर पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया। टाइमिंग हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-एतमाद, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहादियों के बयानात, पाकिस्तान के अंदर मोनिस इलाही साहब भी थे जिन्होंने सामने बैठ के इमरान खान साहब को कहा था कि आपने अपने लोगों को कह दें घबराना नहीं है। अब वही यहाँ पे आ गए हैं और इससे पहले परवेज़ इलाही साहब का जो इंटरव्यू है उसने पूरी जो इत्तेहादियों की सियासत है,
जो काफ लीग की सियासत है वो खोल कर रख दी। अब इनको तो कोई शर्म लिहाज नहीं होगा किसी का भी कि वो क्यों मिल रहे हैं नवाज शरीफ को, वो क्यों मिल रहे हैं जाके तरीन ग्रुप को। ये तो ओपन है, आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, फजल रहमान से भी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ से दोबारा मिल रहे हैं। घर में उनके आके मिले और कहा कि हम सियासी लोग हैं, हमने लोगों से मिलना है और हमारी कमिटमेंट है। जो चीमा साहब हैं इनके, वो बार बार ये कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है इत्तेहादियों से। हैरानगी की बात है कि इमरान खान से भी इनकी कमिटमेंट थी, सिस्टम से इनकी कमिटमेंट थी, वो कहाँ गई। मुनस इलाही का लंदन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग, जब उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर आया हूँ। राय साहब, कोई निजी दौरे नहीं होते, आने का मकसद सिर्फ एक है कि मुलाकात को सिक्योर किया जा सके, जाना जा सके। और आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब स्टेक होल्डर हैं और नून लीग स्टेक होल्डर है पंजाब की। जब तक इनके दरमियान कोई डील नहीं होगी, जब तक इनके दरमियान कोई बात नहीं होगी, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो जानना चाहते हैं कि क्या श्योरिटीज़ हैं कि पंजाब के अंदर उन्हें किस किस्म का उनके साथ सलूक किया जाएगा। कल को सीट एडजस्टमेंट के मामला हैं, ये मिलकर ही मामला तय पाएंगे। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब गए चौधरियों से मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया, अच्छी मुलाकात रही, अब मैं जाकर बात करूंगा पार्टी क़यादत से। पार्टी क़यादत कहाँ बैठी है? लंदन में बैठी है। अब अगर ये फिज़िकल मुलाकात नहीं भी होती तो फिर लंदन की हवाएं कम से कम सिक्योर हैं। यहाँ पर ना कोई कान सुन रहे हैं और ना ही कोई आंखें देख रही हैं, और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये मुलाकातें हो सकती हैं। अनलेस एंड अनटिल नवाज शरीफ साहब के लोग या उनके बरखुरदार कल को एक टीवी चैनल को ये ना बता दें कि यहाँ पर अलीम खान साहब आए थे और उन्हें अकबी दरवाजे से दाखिल करवाया गया, अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई खबर जो है मीडिया के सामने नहीं आएगी। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मुनस इलाही का बरतानिया में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब। और जिसा हम कल तक और परसों हम ये बातें कर रहे थे कि खबर सिंध हाउस से निकलेगी, अब जो अगली खबर है वो लंदन से निकलनी है। और ये नवीद सुनाने के लिए मुनस इलाही साहब खुद यहाँ पर आए हैं ताकि बिलमुशाफा कुछ गारंटीज़ ली जा सकें, और यही हालात हैं। और फिर दूसरी खबर ये भी है जो गर्दिश यहाँ पे कर रही है, और ये भी मैंने दी कि परवेज़ खटक साहब को टास्क जो दिया गया था वो अपने पहले मिशन पर लंदन यात्रा उनकी भी है। और फिर ये भी देखना होगा कि वो किस मिशन पर तरीन साहब से मिलना है, क्यों मिलना है, क्या कहेंगे। यही कहेंगे जाकर मिलकर कि जनाब हुकूमत के साथ आपने चलना है, वादे वफा किए जाएंगे। क्योंकि हमें राय साहब ये भी याद रखना चाहिए कि तरीन ग्रुप के जो फैसले हैं वो तरीन साहब खुद कर रहे हैं, वो किसी से करवा नहीं रहे। और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद थे वो ये कहते थे कि हमें जो भी तरीन साहब कहेंगे हम करेंगे। तो फिर हुकूमत के लोगों ने बाकायदा ये ज़रूरी समझा कि मिलकर उनसे भी बात की जाए, उनको मना लिया जाए। क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों से समझौता कर सकते हैं, शेख रशीद साहब एक ही, वो आज भी क्लिप मौजूद है राय साहब जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ कभी नहीं बैठूंगा। और इमरान खान साहब की जो कन्फ्रंटेशन हुई थी, आज उनके सबसे ज़्यादा सपोर्टर हैं शेख साहब। तो अगर कानून के मुताबिक काम किए जाते या उनके फैसले कानून के मुताबिक आए तो ठीक है, आप किसी को सजा दें, लेकिन तरीन साहब से मुलाकात लाजमी होगी। और ये मुलाकात जो है कल इंशाल्लाह हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे और फिर जहाँ की जो खबर है वो आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। लंदन की खबर मैं आपको देता रहूँगा, शहर इक़्तिदार की खबर राय साहब आप तक लेकर आएंगे। अब मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।